नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया। शिंदे सेना के फोटोग्राफ और वीडियो तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन इन दृश्यों के पीछे छुपा दृश्यम कोई नहीं देख रहा। आज आपको शिवसेना का दृश्यम दिखाएंगे, क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक्शन पैक थ्रिलर में जो सामने सीधे सीधे दिख रहा है, क्या वही अंतिम सत्य है? महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी तेजी से बदलाव आए हैं और जितनी आसानी से बदलाव आए हैं, वो अपने आप में हैरान करते हैं। शिवसेना विधायकों का सूरत चले जाना, वहां से गुवाहाटी चले जाना, उसी समय शिवसेना के तेवर ठंडे दिखाई देना, जो हो रहा है होने देना, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे वाला इमोशनल कार्ड, सरकारी आवास से निकलते सूटकेस और फिर यह इशारा कि अगर बागी विधायक वापस आ जाए तो अघाड़ी छोड़ देंगे। ये सब उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। क्या महाविकास अघाड़ी की गाड़ी के पहिए निकल गए हैं? शिवसेना टूट रही है या अपने ओरिजिनल राजनीतिक घराने की तरफ लौट रही? क्या शिवसेना के दिल में बीजेपी की धड़कनें हैं? इन सवालों के जवाब आज ढूंढने होंगे। उद्धव ठाकरे के नाम शिंदे सेना वाले बागियों ने पैगाम भी भेजा है। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में बगावत की पूरी कहानी है। एकनाथ शिंदे ने कैसे शिवसेना के घर में बगावत की आग लगा दी और उद्धव को क्यों भनक तक नहीं लगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक थ्रिलर का कानूनी क्लाइमैक्स डिकोड करेंगे। हमने संविधान और कानून के विशेषज्ञों से बात की है, ताकि इस राजनीतिक लड़ाई के कानूनी पहलू आपको आसानी से हम समझा सकें। लेकिन हम पहले विस्तार से जरा आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के महासंकट का पूरा विश्लेषण। उससे पहले आपको एक बार पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम जान लेना चाहिए, जिसमें मुंबई से गुवाहाटी तक लगातार हलचल रही है। अब तक का अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के संकट पर थोड़ी देर पहले शरद पवार का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान विधानसभा से निकलेगा और बहुमत परीक्षण होते ही सारे दावे और आशंकाएं दूर हो जाएंगी। इससे ठीक पहले एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सामने आया और उसमें शिंदे ने यह दावा किया कि उनके पीछे एक सुपर पावर नेशनल पार्टी की शक्ति है और उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो सब मुहैया कराया जाएगा। ये वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। आज का अपडेट यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी का नाम लेकर महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बयान दिया था कि अगर सारे विधायक मतलब 55 विधायक बोल दें तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से निकल जाने का फैसला कर लेगी। हालांकि तब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि संजय राउत ने गठबंधन तोड़ने को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही, सिर्फ गुवाहाटी से विधायकों को बुलाने के लिए ऐसा बयान दिया। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को जो ऑफर दिया गया था, उससे पहले एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी के होटल में 42 विधायकों के साथ फोटो खिंचाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया। इनमें वो विधायक भी थे जो कल रात मुंबई से निकलकर एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए थे। हालांकि एकनाथ शिंदे की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा की डिप्टी स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी गई थी और चीफ व्हिप समेत तमाम मसलों पर दावे किए गए थे, उस चिट्ठी में किए गए दस्तखत को लेकर एनसीपी नेता और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने सवाल उठाए। गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बैठे एकनाथ शिंदे का एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में शिवसेना के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े खास संकेत मिलते हैं। वो वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे बागी विधायकों को जो कह रहे हैं उसके कई राजनीतिक मायने। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के साथ हैं, ये पार्टी हमारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमारी है। एक राष्ट्रीय पार्टी जो एक सुपर पावर भी है, उसने पाकिस्तान में ये साबित करके दिखाया भी है। उसने मुझसे कहा है कि जो भी फैसला आपने लिया है वो ऐतिहासिक है। पाकिस्तान म्हणजे जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, आपलाच आहे। और इस सुपर पावर पार्टी ने कहा है कि जिस भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो जरूर करेंगे। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। जे काय सुख दुःख आहे
हे आपलं सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे. मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही. तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे. कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल. जे काय सुपर पावर पार्टी है, पाकिस्तान के कारनामे का जिक्र बताने की जरूरत भी नहीं है कि किस पार्टी की बात कर रहे थे. लेकिन बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं उनकी कल बड़ी बैठक है. हालांकि बहुत ज्यादा बचे नहीं है अब मुंबई में, लेकिन दोपहर 1 बजे जिला अध्यक्षों की वहां पर बैठक होगी और ये चर्चा किया जाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है. मुंबई में सेना भवन में जिला अध्यक्षों की, शिवसेना के जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है. अभी तक आज दिन भर जिस तरीके के बयान अलग अलग आते रहे, खासकर उसके बाद जब से या असम से निकलकर ये सारी तस्वीरें, एक शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ गई थी, उसके बाद से जिस तरीके से बयान सामने आते रहे, अब देखना होगा कि दोपहर 1 बजे जो कल ये जिला अध्यक्षों की वहां पर बैठक होगी उसमें से क्या निकलता है. महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तेजी से और जिस आसानी से बदलाव आए हैं, उनसे कई तरह की थ्योरीज को हवा मिली है. इतनी आसानी से बारी बारी शिवसेना विधायकों का सूरत चले जाना, वहां से गुवाहाटी चले जाना, उसी समय शिवसेना का तेवर जो है वो ठंडा पड़ना, जो हो रहा है होने देना और फिर इशारा देना कि अगर विधायक वापस आ जाएं तो अघाड़ी छोड़ देंगे. ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? शिवसेना में अंदर ही अंदर जो चल रहा है उसका सच क्या उतना ही है जितना दिखाई दे रहा है, या फिर ये शिवसेना का दृश्यम है जो सोच समझकर दिखाया जा रहा है? इस वक्त एक तरफ 49 विधायकों वाली शिंदे सेना है, दूसरी तरफ 13 विधायकों वाली शिवसेना. और जो स्थिति बन रही है वो ये इशारा करती है कि शिवसेना अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ जा सकती है. इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जो दिख रहा है वो शिवसेना का दृश्यम ही है. एकनाथ शिंदे की सेना में सबसे पहले 26 विधायक थे, इसके बाद खबर आई कि 9 और विधायक जुड़ गए. अब पता चला कि शिंदे सेना में कुल 42 विधायक शिवसेना के हैं और 7 विधायक निर्दलीय भी. कुल मिलाकर 49 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं. सामान्य तौर पर यही नजर आता है कि विधायक नाराज होकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए. लेकिन यहां शक इस बात पर है कि जब पहली बार में 26 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे तो उस समय शिवसेना ने युद्ध स्तर पर तुरंत एक्शन नहीं लिया. यही वजह रही कि धीरे धीरे और विधायक आराम से शिंदे सेना में पहुंचने लगे. इतना सब होता रहा और शिवसेना के नेतृत्व ने यह होने दिया. विधायकों ने जब मुंबई छोड़कर गुवाहाटी जाना शुरू किया तो शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेल दिया. उद्धव ठाकरे ने कुर्सी छोड़ देने की बात कही, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ देने की बात कही. एक तरह से जिन विधायकों को वापस पार्टी में लाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत थी या हाइपर एक्टिव होने की आवश्यकता थी, उस समय उद्धव ठाकरे बहुत सॉफ्ट दिखे. उद्धव ठाकरे को पार्टी के मैनेजमेंट पर तेजी से एक्टिव होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ. उद्धव ठाकरे ही नहीं, उनके राजनीतिक सलाहकार भी जानते होंगे कि राजनीति में दल बदल के मसलों में इमोशनल कार्ड ज्यादा काम नहीं आता. विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए उद्धव ने सिर्फ इमोशनल कार्ड ही नहीं खेला, उन्होंने एक ऐसा इमोशनल कदम भी उठाया जिससे न सिर्फ शिवसेना के बागी विधायकों को बल्कि अघाड़ी के साथियों को भी बड़ा संदेश मिल गया. उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास वर्षा को छोड़ दिया. बंगले से निकलने के वीडियो सामने आए जिसमें वो बंगला खाली करते हुए दिखे. इन तस्वीरों ने शिवसैनिकों को भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर दिया. लेकिन बागी विधायकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें संदेश यह मिला कि शिवसेना सॉफ्ट दिख रही है और बीजेपी के साथ नेचुरल अलायंस का नाव खेला जा सकता है. उद्धव ठाकरे के इस कदम ने सांकेतिक संदेश दिए थे. लेकिन आज संजय राउत के एक बयान ने लगभग मुहर लगा दी कि बागी विधायकों की बातें मानी जाएंगी और अगर वो लौट आए तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी के दोनों साथियों को अलविदा कह देगी. ये अघाड़ी की गाड़ी के वो पहिए थे जो फिलहाल निकल गए हैं. इन विधायकों के चले जाने का मतलब महाराष्ट्र में अघाड़ी की गाड़ी के पहियों का निकल जाना है. शिवसेना और निर्दलियों की ये 49 विधायकों वाली टोली फिलहाल शिवसेना और बीजेपी के गठजोड़ की नींव रख रही है.
मुमकिन है कि जो बात संजय राउत ने कही उसका भविष्य महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का संकेत है। इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका, इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर। आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। यूं ही नहीं होता पार्टी छोड़कर विधायकों का चले जाना। कुछ तो बात जरूर रही होगी और ये बात या तो शिवसेना को मालूम है या फिर बीजेपी को। शिवसेना के इस दृश्यम में एनसीपी और कांग्रेस भी बेचैन है। 1-2 दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहां से फिर गुवाहाटी को ले जाना, ये सारी चीजें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहां के सरकार को निकालना चाहती है। उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। शिवसेना के अंदर पड़ी फूट शिवसेना के लिए मुसीबत की कितनी बड़ी वजह है, ये एनसीपी और कांग्रेस को समझ में आ रहा है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अंततः इसका परिणाम क्या होने वाला है। हालांकि उन्हें सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलने लगे हैं। में मैंडेट यहाँ अपोजिशन का दिया गया है। हम जनता का उस मैंडेट का हमने स्वागत भी किया था और जनता के लिए काम करने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। हम अपोजिशन में भी रहेंगे तो भी लोगों के लिए काम करेंगे। आदरणीय पवार साहब ने हमें सबको बताया कि हम आखिरी सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। एनसीपी और कांग्रेस इस पूरे बागी विवाद को शिवसेना का अंदरूनी मसला बता रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ शिंदे सेना डिप्टी स्पीकर तक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। हालांकि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल बागी विधायकों के हस्ताक्षर पर सवाल उठा रहे हैं। एमएलए उनके साथ में हैं। वो है, लेकिन उस साइन में वो देशमुख करके उन्होंने बोला मैं देशमुख, हाँ हम अंग्रेजी सही साइन करते हैं और उसमें मराठी है, वो ऐसे बोल रहे हैं और वो साइन करने के लिए यहाँ थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वो घर पे है ऐसे ही बोलते हैं। तो ये मेरा साइन ही नहीं, ऐसा एक है तो और कुछ है या नहीं वो तो जज करना पड़ेगा। जिसकी संख्या ज्यादा है वही ग्रुप लीडर होगा, उसी का व्हिप होगा या जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे उनका होगा? नहीं, अभी तक तो कानून में तो पार्टी लीडर का ही है, बाद में देखूंगा क्या है। महाराष्ट्र में सत्ता में महापरिवर्तन होने के संकेत मिलने लगे हैं और अघाड़ी की गाड़ी में शिवसेना के बाकी विधायकों ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा, मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। एक एंगल यह भी है कि बागी विधायक शिवसेना छोड़कर गए हैं या भेजे गए हैं ताकि महाअघाड़ी गठबंधन से दूरी बनाई जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों में शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में बड़ा नुकसान हो सकता है। बागी विधायकों का भी कहना था कि शिवसेना और बीजेपी का साथ तो बहुत पुराना है, जबकि एनसीपी और कांग्रेस तो शिवसेना के विरोधी रहे हैं। यह माना जा रहा है कि अपने इस गठबंधन की वजह से शिवसेना हिंदुत्व से लगातार दूर हो रही थी। शिवसेना के विधायकों और कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला ले। जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिव सैनिकों ने कई बार उद्धव ठाकरे से शिवसेना को हो रहे नुकसान को लेकर आगाह किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसकी सुध नहीं की। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने में शरद पवार की बड़ी भूमिका थी, इसीलिए वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सीधे तौर पर नाराज नहीं करना चाहते। इन सारे समीकरणों के बीच एकनाथ शिंदे की बगावत को एक सधी हुई पटकथा की तरह देखा जा रहा है, जिसका एक एक सीन रोचक है। हर सीन में भरपूर ड्रामा है। हो सकता है कि इस राजनीतिक थ्रिलर का क्लाइमैक्स शिवसेना और बीजेपी को करीब ले आए। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। हे आपलं सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, आपलाच आहे।
हे आपलाच आहे. मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही. तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे. हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस समय हमारे साथ जुड़े हैं. कमलेश, ये जो तस्वीरें हैं जो उस एक प्राइवेट बैठक से निकलकर बाहर आई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें कहना, उसमें एक नेशनल सुपर पावर पार्टी जिसने पाकिस्तान में अपना सुपर पावर दिखा भी दिया था, यानी कि बीजेपी न बोलते हुए भी आप सारे संकेत दे रहे हैं. तो ये जो बार बार थ्योरी सामने आ रही है कमलेश, कि ऐसा भी हो सकता है कि शिवसेना खुद चाह रही हो कि अघाड़ी से निकले और वापस अपने पुरानी साथी के पास अपनी गाड़ी ले जाए, हो सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, थियरीज तो बहुत सारी जहां पर चल रही है, जिसे हम कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी कह सकते हैं. अलग अलग यहां पर अटकलें लग रही है, जिसमें एक थियरी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ये भी बताया जा रहा है कि शिवसेना जिसे हिंदुत्व से दूर हट रही है, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था पिछले 2.5 सालों में, जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सरकार बनाई थी. अब अगर शिवसेना को इससे हटना है तो बड़ी वजह भी लगेगी साथ में. तो ऐसी बड़ी वजह कौन सी होगी? तो पार्टी की बगावत है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के विधायक इतनी आसानी से जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जा रही. जो विधायक कल तक उद्धव ठाकरे के साथ में दिख रहे थे और कह रहे थे कि हमारे विट्ठल भगवान है उद्धव ठाकरे, वो कल जाकर एकनाथ शिंदे के पैर छूते हुए नजर आए वीडियोज में. तो जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर आशंकाएं जटती, क्योंकि इससे पहले जब भी शिवसेना में बगावत हुई है, चाहे छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो या राज ठाकरे हो, जो घर के ही थे, इन हर बगावत के बाद में शिवसैनिक रास्ते पर उतरे, रोकने की कोशिश की गई और संघर्ष देखने को मिला. इस बार वो संघर्ष नहीं दिख रहा कहीं पर. तो इसलिए यह सवाल उठना लाजमी. लेकिन क्या इसकी दूसरा एंगल ये भी है कि अगर इस तरह से शिवसेना आसानी से जाती, जो लॉस ऑफ फेस शिवसेना का इसमें हो रहा है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सीधे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, तो उसका डैमेज कंट्रोल उद्धव ठाकरे कैसे करेंगे? क्योंकि राजनीति में तो आखिरी सत्ता होती है, लेकिन बाद में एक आपका पॉलिटिकल कैरेक्टर भी होता है, जिस पर अगर सवाल या निशान उठ जाए तो उससे कई बार उठना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उद्धव ठाकरे इतनी बड़ी रिस्क लेकर, अपने पूरे इमेज के साथ रिस्क लेकर क्या ये बड़ा दाव खेलेंगे, इसको लेकर भी अटके. लेकिन हाँ, इतनी सारी अलग अलग थियरीज है, उसमें से एक थियरी जो है, पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर बातचीत हो रही है. आज तो एनसीपी नेता जयंत पाटिल भी इस बात को बोल गए कि इतने आसानी से विधायक कैसे चलेंगे, ये भी सोचने वाली बात है. सरकार के पास रोज ब्रीफिंग होती थी, सीआईडी की ब्रीफिंग है, उससे भी पता नहीं चला इतनी बड़ी बगावत होने को है, इतने सारे एमएलए जाने वाले. तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल उठते हैं. इस सवालों के जवाब तो उस वक्त मिलेंगे जब एकनाथ शिंदे अपना अगला कदम उठाएंगे और इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे सही तरीके से अपनी चुप्पी छोड़ेंगे. सही बात है, लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीरें सामने. और दूसरी चीज है कि जब महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बन रही थी, उस समय का भी पूरा ड्रामा याद कीजिए. उस समय शरद पवार किस तरीके से भारी पड़े थे, सबने देखा था. पहले तो लगा कि भतीजा उनके हाथ से निकल गया और सरकार दूसरी बनने वाली है, लेकिन अचानक किस तरीके से घंटों और मिनटों में गतिविधियां बदल गईं. तो शरद पवार का क्या किरदार इस समय है, क्या उनके तेवर हैं? उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, उसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं. बात ऐसी है कि जो लोग वहां गए, वहाँ के उनके नेता हैं, उनका कहना है कि वहाँ ये अघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है. ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया, आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर करने के लिए भी तैयार है, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं. तो शरद पवार ने भी अपनी तरफ से कह दिया कि असम में बैठकर नहीं बल्कि मुंबई आकर कहें कि क्या कहना है. लेकिन कमलेश, ये जो पूरा मामला है वो कितना हद तक पवार भी नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि अगर शिवसेना के भीतर से ही और एक के बाद एक विधायक बढ़ते जा रहे हैं असम में, तो कितना किसके हाथ में क्या है इस समय? देखिए, शरद पवार का जिस बगावत का आपने जिक्र किया, उस बगावत 2019 में हुई थी, वो घर में शरद पवार की बगावत हुई थी और उस वक्त अजीत पवार के साथ जाने वाले विधायकों की संख्या कम थी, इसलिए उस बगावत को तोड़ना आसान था शरद पवार के लिए. आलम यह हुआ कि कुछ घंटों में ही अजीत पवार के साथ जो विधायक गए थे वो वापस आ गए. हालांकि उस वक्त भी कुछ एमएलए सूरत गए थे, कुछ विधायक सूरत गए थे, लेकिन उन्हें वापस लाने में शरद पवार कामयाब हो गए. यह आलम हुआ कि 2-3 दिन के अंदर खुद अजीत पवार ही शरद पवार के खेमे में वापस आ गए. लेकिन इस बार बगावत शिवसेना में है. शिवसेना प्रमुख
प्रमुख उद्धव ठाकरे को ही इस बगावत को हैंडल करना है, अपने सारे एमएलएस को वापस लाना है। उस कवायद की शुरुआत उन्होंने कल की, एक भावनात्मक अपील करने की कोशिश की। उन्होंने वर्षा जो उनका आधिकारिक आवास है उसे छोड़कर मातोश्री वापस गए, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। उल्टा एक विधायक ने आज खत लिखकर उद्धव ठाकरे पर इस तरह से हमला किया, जो विधायक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 सालों से कर रही थी। आप मातोश्री के दरवाजे तो आपने, वर्षा के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन 2.5 साल तक ये दरवाजे हमारे लिए बंद थे। आप तो कभी मंत्रालय आए ही नहीं, आपने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह के आरोप उन्होंने उद्धव ठाकरे पर लगाया। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहे थे, एक तरह से दरवाजे खोलना चाहते थे चर्चा के, उस पर उन्होंने उस पर सीधा एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो ये विधायक बात ही नहीं करना चाहते, ये उन्होंने साफ कर दिया कि आप कितनी भी भावनात्मक अपील करें, हमारे असली सवालों का क्या, उनके जवाब दीजिए, ऐसा उन्होंने एक ही रुख कायम लग रहा है, वो है जो बागी विधायक निकल गए हैं वहां से। और इस समय असम में वो चिट्ठी भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर हम दिखा दें अपने दर्शकों को। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा है कि बैठक में न आने वालों पर कार्रवाई की जाए, यानी कि थोड़ा एक सख्त रुख अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो विधायक बैठक में न आए उन सब पर कार्रवाई की जाए। बैठक में जितने भी विधायक नहीं आते हैं उन सब पर कार्रवाई की जाए। 13 खैर शिवसेना के खाते में फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कम से कम तेवर को कुछ सख्त करने की कोशिश एक नजर आ रही है। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना विधायकों ने अपने गुस्से का इजहार एक चिट्ठी के जरिए किया है, जिसका जिक्र अभी कमलेश भी कर रहे थे। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी पार्टी के मुखिया पर कई तरह के आरोप लगाए। चिट्ठी में यहां तक लिखा गया कि शिवसेना के विधायक अपने ही पार्टी के सीएम से मुलाकात नहीं कर पाते थे। हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस पूरी चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि इसमें लिखी गई सारी जो बातें हैं वो एक तरह से स्पष्ट कर देती हैं कि क्या नाराजगी रही है, क्या नाराजगी और कितनी नाराजगी रही है सबकी। ये देखिए, इसमें ये लिखा गया है कि कल वर्षा बंगले के दरवाजे सही मायने में सबके लिए खुले थे, यानी कि जब उद्धव ठाकरे की वो तमाम सूटकेस निकल कर गए उस समय की ये जिक्र है कि बंगले के दरवाजे सही मायने में सबके लिए खुले थे। ये लिखने का मतलब ये था कि सीएम आवास, जिसका नाम वर्षा है, वहां पिछले 1.5 साल से शिवसेना विधायक नहीं जा पाए थे। शिवसेना विधायकों को उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं दिया जाता था। अब चिट्ठी में यह भी लिखा है कि मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे मंत्रालय गए ही नहीं। दरअसल विधायकों की शिकायत यही थी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब मंत्रालय वो जाते थे तो वहां पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं हो पाती थी। घंटों घंटों उन सबसे इंतजार करवाया जाता था। अपनी पूरी व्यथा इन सब ने लिखी है। चिट्ठी में विधायकों ने यह भी नाराजगी जताई कि वर्षा बंगले पर शिवसेना विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस एनसीपी के लोग रोज मिलते थे। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर जैसे मुद्दे शिवसेना के ही हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे अयोध्या गए और हमें क्यों रोका गया, ये चिट्ठी में लिखा गया। दरअसल आपको याद होगा कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे थे तो विधायकों को वहां से जाने से रोकने के लिए विमान में बैठने से पहले ही रोक दिया गया था। बागी विधायकों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की ओर से शिंदे को आदेश आया कि विधायकों को अयोध्या न जाने दिया जाए, जो गए हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए। चिट्ठी में विधायकों ने आरोप लगाया कि जिस दौरान वर्षा बंगले पर शिवसेना विधायकों को घुसने नहीं दिया जाता था उस दौरान बाकी पार्टियां गए, जैसे हम बता रहे थे कांग्रेस एनसीपी सब मिल सकते थे। और विधायक इस बात से दुखी थे कि उनकी ही पार्टी में के सीएम उनके ही विधायकों से मिलने नहीं आते थे, बाकी से मिल लेते थे और बाकी जो गठबंधन के पार्टनर थे उनसे मुलाकात कर ली जाती थी। इस समय की एक बड़ी खबर भी आपको हम दिखा दें, क्योंकि इस पूरे मामले में पल पल नई खबर आ रही है। जहां पर बैठक में न आने वाले विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को यह चिट्ठी लिखी गई। इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधे साहिल जोशी के पास आपको लिए चलते हैं। साहिल,
क्या अब आखिरकार जाकर शिवसेना थोड़ा और कड़ाई बरतना चाहती है अपने विधायकों पर? लेकिन क्या इसका भी कोई असर होगा कि अगर डिप्टी सीएम को यह चिट्ठी लिखी जाती है, क्या यह डिप्टी सीएम को आग्रह है या फिर शिवसेना के उन बागियों को एक संकेत? देखिए, डेप्यूटी स्पीकर को यह चिट्ठी लिखी गई है। डेप्यूटी स्पीकर से यह मांग की गई है कि जो 12 विधायक जो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जाए। हालांकि ये 12 विधायक कौन है इसके बारे में अभी तक शिवसेना की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक शिंदे गुट ने जिनको विप के तौर पर भरत गोगावले को अपॉइंट किया था उनका नाम इस चिट्ठी में शामिल है। तो 12 विधायकों पर कार्रवाई हो इस तरीके की मांग शिवसेना की तरफ से डिप्टी स्पीकर को की गई है। इसका मतलब दूसरा एक साफ निकलता है कि उद्धव ठाकरे फ्रैक्शन अभी भी लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है। कल उन्होंने काफी सेंटिमेंटल स्पीच दिया था, कहा था कि वर्षा छोड़कर वो मातोश्री जा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में अभी तक पूरी तरीके से उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है। जब शिंदे की सेना में 42 विधायक दिख रहे हैं तो केवल 12 पर एक्शन की बात क्यों? अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शिवसेना का कहना है कि इसमें से 18 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ संपर्क में हैं और वो नहीं चाहते कि वो शिंदे फ्रैक्शन में रहे। वो चाहते हैं कि शिंदे फ्रैक्शन में फूट पड़े। जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे उन्हीं पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन फिलहाल लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये लड़ाई अब कानूनी पेचीदगी में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को इस पर कुछ ना कुछ सुनवाई करनी पड़ेगी। क्या इस सुनवाई के लिए डिप्टी स्पीकर उन विधायकों को सामने लाते हैं? क्या यह लड़ाई अदालत में जाती है? अब यह बात देखनी होगी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास ये इस तरीके की चिट्ठी लिखना, डिप्टी स्पीकर ने इससे पहले शिवसेना की इस मांग को मान लिया था कि एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता बनाया। इस बात को डिप्टी स्पीकर ने मान लिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से जो चिट्ठी लाई गई कि 34 विधायक चाहते हैं कि अभी भी एकनाथ शिंदे ही उनके लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है, उस पर डिप्टी स्पीकर ने आज सुबह जब हमसे बात की तब उन्होंने साफ कर दिया कि इस चिट्ठी में एक विधायक के नाम देशमुख का जो सिग्नेचर है, नितिन देशमुख ने उनके पास शिकायत की है कि वो सिग्नेचर उनके नहीं है, जिसके वजह से वो असर्टन करना चाहते हैं कि सचमुच में बाकी सारे सिग्नेचर सही है और इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे से आई हुई चिट्ठी को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आज की तारीख में अधिकृत तौर पर जो शिवसेना का गुट महाराष्ट्र के विधानसभा में रजिस्टर्ड है, दैट इज अजय चौधरी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला, उनके चिट्ठी के आधार पर अब 12 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की मांग का क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब डिप्टी स्पीकर के पाले में गेंद चली गई है। उनका दफ्तर तय करेगा कि इन 12 विधायकों का क्या किया जाए। उन 12 विधायकों के साथ अगर उनको डिस्क्वालीफाई करने का आदेश निकाला जाता है तो यह मामला अदालत में जाकर फंसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनली अदालत के फैसले के बाद उन विधायकों को मुंबई लाना पड़ेगा। देखिए, आज शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा था कि आखिरकार इन सारे विधायकों को मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई आने के बाद खुद उद्धव ठाकरे कह रहे थे, संजय राउत कह रहे थे कि जब मुंबई आएंगे तब उन्हें लगता है कि इन 46 में से या जो 38 विधायक जो शिवसेना के टिकट पर जीत कर गए थे उनमें से कुछ विधायक वापस शिवसेना के पाले में चले आएंगे, उद्धव ठाकरे के खेमे में चले आएंगे। यह पूरा खेल अब सियासी लड़ाई, अदालत की लड़ाई में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब डिप्टी स्पीकर जो एनसीपी से आते हैं उनको यह फैसला करना है कि इन 12 विधायकों के साथ क्या करना है। तो यह मामला पूरी तरीके से पेचीदगी में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले गए, वो देख रहे थे कि शायद यह मामला उस तरीके से जा सकता है। अब तक शिवसेना ने इनमें से किसी भी विधायक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। अब तक वो उनको कह रहे थे कि आप सामने आइए, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तब अब उन्होंने तय किया है कि अब इस तरीके से लड़ना है। इसका दूसरा मतलब यह भी निकलता है कि उद्धव ठाकरे ने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा है। वो अब भी चाहते हैं कि वो अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करें और इसके तहत पहला कदम ये 12 विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए खत भेजना है। और अब इमोशनल कार्ड नहीं, अब थोड़ा सख्ती वाला कार्ड भी खेलने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया साहिल जोशी इस जानकारी के लिए। कि आज जब शिवसेना की दहाड़ गायब हुई थी उस समय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ओजस्वी भाषण ट्रेंड कर रहा था। लोग इस भाषण को खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस भाषण की खासियत यह है कि अपने समय के पार भी उतना ही प्रासंगिक और मारक है। इसे आज सुनकर आज के संदर्भ से जोड़ा जाए तो इसमें शिवसेना पर बीजेपी का कटाक्ष भी दिखाई देता है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है।
और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट से बहुत से प्रश्नों का अंबार खड़ा हो गया है। सब ये जानना चाहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो अगली सरकार किसकी होगी, नया सीएम कौन होगा, विधानसभा भंग होगी या नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। राजनीतिक गतिरोध के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसीलिए अब इसे कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भी हम समझ लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी सरकार राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेगी। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अपने विवेक के आधार पर फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश ठुकरा देते हैं तो विधानसभा का सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाए तो विधानसभा को कुछ समय से के लिए निलंबित करके नई सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। तब संवैधानिक तौर पर राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब बीजेपी के पास कम से कम 144 विधायकों के समर्थन वाला लेटर होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकती है। अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश मान लेते हैं तब संवैधानिक तौर पर अगले 6 महीने में दोबारा विधानसभा चुनाव करवाने होंगे। इसके अलावा तीसरा विकल्प भी है, वो ये कि राज्यपाल चाहे तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राज्यपाल को ऐसा लगा कि सरकार बहुमत हो चुकी है, अगर कोई दूसरा दल बहुमत नहीं जुटा पाता, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल सदन भंग करते हैं तो इसका असर राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर हो सकता है। इसमें एक पेच भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया तो विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इसीलिए सभी विकल्पों पर बड़े सोच समझकर विचार करना होगा। ऐसे में इस पूरे संकट का हल कैसे निकलेगा, इससे जुड़े सवालों के जवाब हमने संविधान विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की है।
इसमें राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प रह जाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जैसा आपने बताया कि, लेकिन अगर सरकार माइनॉरिटी में है ये तो फ्लोर टेस्ट से ही पता चलेगा, उसके पहले राज्यपाल के अपने विवेक का इस्तेमाल करके कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, आफ्टर ऑल राज्यपाल के पास भी सारी डेवलपमेंट्स तो आ रही हैं और सब के सब, अब जैसे एकनाथ शिंदे ने भी लेटर लिखा है वो राज्यपाल को लिखा है। अब डिपेंड करेगा कि राज्यपाल की ड्यूटी क्या है। राज्यपाल की ड्यूटी ये है कि गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी सपोर्ट रखती हो वो चलती रहे और जो गवर्नमेंट है इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलती रहे। ये गवर्नर साहब का मेन फंक्शन होता है। अब अगर वो देखते हैं कि ये स्प्लिट हो गई है और गवर्नमेंट मिनॉरिटी में चली गई है तो वो विकल्प ढूंढेंगे कि ये दूसरी गवर्नमेंट कैसे बन सकती है। दूसरी गवर्नमेंट के लिए अब उनको कौन अप्रोच करता है, बीजेपी करती है या ये स्प्लिट ग्रुप करता है या जिस तरह जो भी करता है, अगर उनके पास मेजॉरिटी होगी तो उनको इनवाइट करेंगे और उनको कहेंगे कि आप विधानसभा के फ्लोर के ऊपर अपनी मेजॉरिटी टेस्ट कीजिए। तो ये डिपेंड करेगा गवर्नर साहब के विवेक के ऊपर कि वो देखें कि मेजॉरिटी है किसके पास। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं लगती उनको, बाई चांस मान लीजिए ये मिनॉरिटी में आ गए और बीजेपी या एकनाथ शिंदे अपनी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये विकल्प रह जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कर देंगे और फिर दोनों हाउसेस उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हाउस का डिसोल्यूशन हो जाएगा और फिर दोबारा इलेक्शंस होंगे। सर, राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो संवैधानिक संकट सरकार पर आया हुआ है, तो ऐसे में क्या क्या राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं और आगे चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो अब जैसे आप कह रहे हो सिर पे आ ही गया है। अगर चुनाव के दिन ये जो महाराष्ट्र असेंबली के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स रहते हैं, यानी डिसोल्यूशन नहीं होता हाउस का और हाउस मान लीजिए सस्पेंड हो जाता है, तो विकल्प ऐसे केस में दो होते हैं गवर्नर साहब के पास कि या तो अगर थोड़ा टाइम ज्यादा है तो इलेक्शंस पहले करा लिए जाएं, पर इस केस में टाइम बहुत कम लगता है तो इलेक्शंस की संभावना है नहीं। तो इसलिए अगर वो मेंबर्स रहेंगे, मतलब अगर डिसोल्यूशन नहीं हुआ और कोई विकल्प के हिसाब से गवर्नमेंट बन रही है, टूट रही है, तो वो मेंबरशिप तो उनकी नहीं गई जब तक, अगर एंटी डिफेक्शन का भी उनके खिलाफ पिटीशन आ गया तो जब तक फाइनल डिसीजन स्पीकर का नहीं हो जाएगा उसके बारे में, तो वो मेंबर रहेंगे और जब तक वो मेंबर रहेंगे वो एंटाइटल्ड हैं वोट करने के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें दल बदल कानून के तहत शिवसेना के बागी विधायकों के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे का दावा है कि शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से बागी विधायकों की संख्या 42 है, जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है। इसीलिए दल बदल निरोधक कानून के तहत इन विधायकों की सदस्यता निरस्त नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें डिप्टी स्पीकर का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के पास बीजेपी में शामिल होने का विकल्प है, लेकिन अगर शिंदे गुट के बागियों की संख्या 2/3 से कम होती है तो इस परिस्थिति में दल बदल कानून और डिप्टी स्पीकर के फैसले की भूमिका सबसे अहम रहेगी। अगर संख्या 37 से कम हुई तो फिर कानूनी लड़ाई तय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। ऐसी परिस्थिति में बागियों की सदस्यता तक जा सकती है, लेकिन मौजूदा संख्या बल के आधार पर इसके आसार बहुत कम। इलेक्शन कानून को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर 2/3 MLAs इकट्ठे हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उन पर एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होगा। 2/3 MLA के इकट्ठा होने से ही एंटी डिफेक्शन कानून से बाहर नहीं होते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी जजमेंट है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जिसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ा गया था उसकी पूरी अहमियत है
और पार्टी में स्प्लिट होना भी जरूरी है। तो संविधान विशेषज्ञों की राय आपने सुनी है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो भी समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके जोड़ से ही बहुत कुछ तय होने वाला है। हालांकि इसमें जो विधायकों से जो कुछ कहा गया है, अभी डिप्टी स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी गई है वो उसमें अहम हो जाता है। बीजेपी के हैं देखिए 106, उसमें शिवसेना के जो बागी हैं 38, अगर वो जोड़ दिए जाते हैं तो 144 का सीधे सीधे आंकड़ा यहां पर तय हो जाता है। अब जो अन्य बागी बचते हैं 12, अगर देखिए अगर वो भी जुड़ जाएं तो यहां 156 का आंकड़ा आ जाता है। क्या ये इनमें से जो शिवसेना के बागी हैं वो लौटेंगे, वो जाएंगे वापस? क्या जो शिवसेना की तरफ से डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है 12 के खिलाफ, वो सिर्फ उन 12 पर नहीं बल्कि सब पर लागू हो जाती है, किसी पर खौफ बनकर तो किसी पर शायद मरहम बनकर? उससे ये आंकड़ा बहुत हद तक बदल सकता है। लेकिन आज की तस्वीर अगर हम देखें, जहां पर एक शक्ति प्रदर्शन 42 विधायकों के साथ जिसमें 38 शिवसेना के बागी हैं, वो तस्वीर अगर देखते हैं तो स्थिति काफी हद तक ऐसी हो सकती है। 156 का आंकड़ा यहां पर हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के 106 हैं और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी के लिए खबरदार में इतना ही।